नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी विधानसभा चुनाव के लिए थमे प्रचार की, राहुल गांधी के पीएम मोदी पर बड़े आरोपों की, देखेंगे बीजेपी पर क्यों सख्त हुआ चुनाव आयोग, कर्नाटक में कैसे घिरी बीजेपी, जानेंगे चुनाव आयोग पर पूर्व जस्टिस की तीखी टिप्पणी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, 12वीं तक स्कूल रहेंगे बंद, कहा स्टेज 4 के प्रतिबंध हमसे पूछे बिना मत हटाना। हरियाणा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, खट्टर सरकार के दौरान पास 2 विधेयक लिए वापस, सीएम सैनी बोले कमियां होने पर नहीं मिली मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से काटी कन्नी, बोले हमारा इससे लेना देना नहीं, मेरी पार्टी और मेरी भाषा, केवल विकास की। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 241 अंकों की गिरावट के साथ 77,339 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 78 अंकों की गिरावट के साथ 23,453 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब बारी मतदाताओं की है कि वो किसके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। 20 नवंबर को वोटिंग है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो कहां किस दल ने दिखाया जोर, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सभी 288 और झारखंड की 81 में से 38 विधानसभा सीटों के साथ ही महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया। जिन 4 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें यूपी की 9, पंजाब की 4, उत्तराखंड और केरल की 1-1 सीट शामिल है। महाराष्ट्र में मुकाबला सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच में है। महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शरद पवार ने दावा किया कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन सभी को महाराष्ट्र की जनता बड़े अंतर से हराएगी। तो शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि 23 नवंबर को राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में अडानी को लेकर जो भी समझौते हुए हैं उन सभी को हमारी सरकार रद्द कर देगी। ठाकरे ने कहा कि शिंदे सरकार जनता की जगह बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है। हमारी सरकार बनी तो शिंदे सरकार की हर योजना की समीक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ झारखंड में प्रचार के आखिरी दिन हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। हेमंत ने कहा बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन के लिए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लोगों का इस्तेमाल कर रही है। ये बाहरी लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे मतदाताओं के बीच झूठी बातें फैलाकर उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत ने कहा कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राज्य की जनता बीजेपी की हर कोशिश का जवाब अपने वोट से देगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सभी नेता मैदान में दिखाई दिए तो बीजेपी की तरफ से उससे सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी विदेश दौरे पर चले गए। अमित शाह ने भी आखिरी दिन प्रचार से दूरी बनाए रखी। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ बड़ा खुलासा कर उसकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। राहुल ने पहले मुंबई में और फिर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी के साथ बीजेपी पर करारा हमला बोला। तो क्या कहा राहुल ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। सबसे पहले उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है पर तीखा तंज कसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल एक सेफ यानी अलमारी लेकर आए जिस पर लिखा था एक है तो सेफ है, और जब सेफ खोली गई तो उसमें से 2 पोस्टर निकले। एक पर उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी, तो दूसरे पर धारावी परियोजना की। इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यही है पीएम मोदी का एक है तो सेफ है। राहुल ने कहा कि एक है तो सेफ है में एक कौन है, वो नरेंद्र मोदी, अडानी और अमित शाह। सेफ है तो कौन है, अडानी। कष्ट किसको होगा तो धारावी की जनता का होगा। नुकसान किसको होगा तो धारावी की जनता को होगा। हिंदुस्तान की छोटी और मध्यम उद्योग जिसका प्रतीक धारावी है उसे एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी रांची पहुंचे और यहाँ पर पीएम मोदी उनके निशाने पर थे। राहुल ने कहा कि झारखंड में भी हम जातिगत जनगणना कराएंगे, यहाँ भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। एसटी के आरक्षण को 26 से 28%, एससी आरक्षण 10 से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14 से 27% करेंगे।
हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर बीजेपी के लोग इसे रोक रहे हैं, इसे आगे नहीं जाने दे रहे। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश का धन, जल, जंगल, जमीन 3-4 अरबपतियों को देते हैं। हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। राहुल ने कहा कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा कर रही है। कांग्रेस जो गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलित, आदिवासी की सरकार चलाना चाहती है। दूसरी तरफ वो शक्तियां हैं जो अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती हैं। इसके साथ ही झारखंड के लोगों को महागठबंधन की गारंटियां याद दिलाते हुए राहुल ने कहा कि खास तौर पर मैं झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनते ही आपके खाते में हर माह 2500 रुपए आएगा। 7 किलो अनाज हर व्यक्ति को हर महीने दिया जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम जिसकी कीमत नरेंद्र मोदी ने बढ़ा रखी है, उसे हम 450 रुपए कर देंगे। राहुल ने अडानी से लेकर आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा तो चुनाव आयोग ने भी बीजेपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। जेएमएम और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झारखंड बीजेपी की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन को हटाए जाने के आदेश चुनाव आयोग ने दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन सामने आया है। आयोग ने बीजेपी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए उसके प्रचार पर रोक लगा दी है। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर पार्टी से जवाब भी मांग लिया है। आयोग की ये कार्रवाई इंडिया गठबंधन की शिकायत के बाद सामने आई है। कांग्रेस और जेएमएम ने सोशल मीडिया पर जारी बीजेपी के प्रचार के एक वीडियो पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि इस वीडियो में विरोधी दलों के सभी नेताओं को गलत तरीके से पेश किया गया है। जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि पूरे झारखंड का काया पलट कर देंगे इस नाम से प्रसारित इस वीडियो में एक सांप्रदायिक, दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक संदेश है। कांग्रेस और जेएमएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का ये कैंपेन वीडियो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है और अब चुनाव आयोग ने भी इस पर सहमति जताते हुए बीजेपी को ये वीडियो हटाने के कड़े निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी को नोटिस जारी कर इस पर जवाब भी मांगा है। आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिली शिकायत के बाद बीजेपी के प्रचार वीडियो को देखने के बाद साफ हो गया है कि ये वीडियो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है। इसलिए मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने और उसके बाद आईटी अधिनियम की धारा 79(3)B के तहत संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाता है। बता दें कि झारखंड में 20 नवंबर को मतदान होने हैं और ऐसे में मतदान के कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग की ये कार्रवाई बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि सवाल चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं क्योंकि आयोग की ये कार्रवाई चुनाव प्रचार के थमने के थोड़े ही वक्त पहले आई है। यानी अब इस प्रचार पर रोक लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। वीडियो को जितना लोगों के बीच पहुंचना था, लोगों के बीच वो मैसेज जा चुका है। ऐसे में इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की शक्ति बता रही है कि स्थितियां बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं, उसकी हर कोशिश फेल हो रही है। यहां तक कि अब ऑपरेशन लोटस भी काम नहीं कर रहा है। ऑपरेशन लोटस को लेकर कर्नाटक सरकार की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी पार्टी के नेता चुनाव में व्यस्त हैं और इस बीच बीजेपी ने कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलाना शुरू कर दिया है। ऐसे दावे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया लगातार कर रहे हैं और अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी बीजेपी पर राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी भी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। वे पहले भी ऐसा करने का प्रयास करते रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये आरोप सच हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ऐसा करोड़ों में किया जा रहा है। अगर हमें सही दस्तावेज मिलते हैं तो हम इसकी जांच कराएंगे। बीजेपी वाले ऑपरेशन लोटस के लिए जाने जाते हैं, वे इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसी के साथ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के दावे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हकीकत में 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए का लालच दिया। हमने इसके बारे में कांग्रेस विधायकों को जानकारी दे दी है। दरअसल सीएम सिद्धारमैया ने खुद दावा किया है कि कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलने वाला था। इसके तहत भाजपा उनकी सरकार गिराने वाली थी, लेकिन बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तभी से ऑपरेशन लोटस को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। इस बीच पूर्व चीफ जस्टिस का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने लोकतंत्र से लेकर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस मुरलीधर ने सत्ता के बढ़ते हुए केंद्रीकरण पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हमें अपने संस्थानों को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। भारत में लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता पर बात करते हुए उन्होंने कहा
कि अगर राज्य के सभी अंग जैसे मीडिया और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं तो हम एक बेहतर लोकतंत्र बना सकते हैं। बता दें कि पूर्व जस्टिस दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी फाउंडेशन द्वारा आयोजित शक्ति के पृथक्करण और भारत की अवधारणा विषय पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा, संवैधानिक नैतिकता केवल कानूनों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहिए। हमें सार्वजनिक जीवन में नैतिक दिशा निर्देशों की जरूरत है। हमें यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम अपने परिवारों और समुदायों में कितने लोकतांत्रिक हैं। यदि मीडिया और चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाए तो हम एक बेहतर लोकतंत्र बना सकते हैं। मुरलीधर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ऐसी ही मुहिम छेड़ रखी है। अपनी चुनावी सभाओं में राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करते हुए दिखाई देते हैं और अब एस मुरलीधर के आए इस बयान ने भी इस मामले की गंभीरता पर सबका ध्यान खींचने का काम किया है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो तो लोगों का लोकतंत्र पर से ही भरोसा उठ जाएगा। पूर्व चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ किसान भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 9 महीने से धरना दे रहे किसानों ने अब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। तो कब दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था बढ़ता नजर आ रहा है। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। 18 नवंबर को किसानों की बैठक में फैसला किया गया कि वो 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 9 महीने से किसान चुप बैठे हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से हमारी अनदेखी की जा रही है। इस कारण हमने दिल्ली जाने का फैसला लिया है। किसान शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली रवाना होंगे। इस बार अपने ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जाएंगे, लेकिन समूह में जाएंगे। इसके साथ ही पंधेर ने सरकार से प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया कराने की मांग की। उन्होंने मोदी सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार के पास 6 दिसंबर तक का समय है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो किसान पीछे नहीं हटेंगे, जत्थों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार से हमने प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर और रामलीला मैदान में जगह मांगी है। हमें मौका दे जिससे हम अपना पक्ष रख पाए और सरकार हमें प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया करवाए। ये अब सरकार पर है कि उन्हें किसानों पर बम फेंककर बात खत्म करनी है या फिर बैठक के जरिए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पहले ही 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कई मांगे, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी और खाद व फसल खरीद में पारदर्शिता शामिल है, ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। बता दें कि किसान लगभग 10 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी नहीं सुनी। पिछली बार जब किसान दिल्ली कूच पर अड़े थे तो प्रदर्शन हिंसात्मक हो गया था, जिसे लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई थी और अब एक बार फिर वो अपना प्रदर्शन तेज करने जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। किसानों की आवाज 9 महीने तक दिल्ली नहीं पहुंची तो वो अब खुद दिल्ली आ रहे हैं, तो 1.5 महीने से मणिपुर भी दिल्ली की तरफ देख रहा है। राज्य में जबरदस्त हिंसा चल रही है, लेकिन अभी तक पीएम मोदी मणिपुर के दौरे पर नहीं गए हैं। इस बीच राज्य के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। निशाने पर राज्य की बीजेपी सरकार आ गई है, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा थमती नजर नहीं आ रही। 16 नवंबर से ही प्रदेश में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। जिरीबाम में मैतेई समुदाय का व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसके बाद सेना सहित संयुक्त सुरक्षा बलों ने इम्फाल में फ्लैग मार्च किया। इस बीच पुलिस की फायरिंग में एक मैतेई प्रदर्शनकारी की जान चली गई और इसके बाद हालात और खराब हो गए। परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के स्कूलों में 2 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई है। हिंसा प्रभावित जिलों में इंटरनेट बैन 2 दिन और बढ़ा दिया गया। वहीं केंद्र सरकार ने प्रदेश में सीएपीएफ की 50 और कंपनियां यानी 5000 और जवानों की अतिरिक्त तैनाती करने का फैसला किया है। पिछले एक हफ्ते में 7000 अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती मणिपुर में की जा चुकी है। हिंसा से जुड़े 3 मामलों को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन मणिपुर में बिगड़ती स्थिति को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। वहीं मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये हिंसा बीरेन सिंह के प्रशासन की विफलता के कारण है। इसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री चुप हैं और वर्तमान में दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहां तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी भी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते। हम मणिपुर में हिंसा की स्थिति को खत्म करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सीधे मामले में हस्तक्षेप करें। उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें मणिपुर की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मंडलों से मिलना चाहिए।
मणिपुर के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। ऐसे में अब पीएम मणिपुर के दौरे पर कब जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी अपने वोटरों से मिलने के लिए कहाँ जा रहे हैं। कई वो यूएस जाते हैं तो कभी नाइजीरिया जाते हैं, वहाँ पर मराठी वोटरों से मिलते हैं। उनको शायद अब भारतीय वोटरों के ऊपर भरोसा नहीं रहा। भाई हुआ भी क्यों? जो लोग 400 पार दिलाने की बात कर रहे थे, तो नतीजा शायद इसीलिए अब मोदी है तो मुमकिन है नारा चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।